हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आइए स्टार्ट करते हैं कि बोर ने एटम के मॉडल के रिगार्डिंग क्या क्या बात बताई। तो फर्स्ट इज बोर ने कहा, पहली बात मैं बता देता हूँ, बोर ने जो बताया वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही काम करता है, यानी बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक के लिए, हाइड्रोजन लाइक कौन सी? जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन की तरह ही, इस टाइप की। ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो बोर्स मॉडल काम करता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए। तो जो फर्स्ट पार्ट वो था, आपको पता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपने एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में ऑफ डेफिनेट रेडियस, डेफिनेट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट रेडियस, और उस सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। तो फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी and radius. This circular path is called, this circular path is called, इस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और उस सर्कुलर पाथ में जहां रिवॉल्व करता है उस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट एनर्जी होती है और डेफिनेट रेडियस होता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट है, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इट विल नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी, यानी जब तक घूम रहा है तो इसका मतलब वो एमिट नहीं करता है रेडिएशंस को, लेकिन अगर एमिट कर भी दी तो इट विल जंप डाउन टू द लोअर लेवल, और अगर गेन कर ली तो इट विल जंप अप टू द अपर लेवल। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर पाथ हैव फिक्स्ड एनर्जी, यानी एनर्जी ना छोड़ेगा ना लेगा। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है जंप डाउन, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, यानी एनर्जी छोड़ी जाएगी। या यूं कहें, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी, इट जंप्स डाउन एट लोअर लेवल एंड it will go to higher level by absorbing energy. This is our third point. तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी, इट जंप्स डाउन एट लोअर लेवल। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तो ये नीचे आ जाएगा। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, ये न्यूक्लियस है और ये दीज आर द ऑर्बिट्स। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है और अगर इस इलेक्ट्रॉन ने, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए नीचे आ गया, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। इफ एनर्जी रिलीज करता है तो इट विल जंप डाउन, और अगर गेन करता है तो इट विल जंप अप, यानी इसका लेवल अब यहाँ हो जाएगा, घूमने लग जाएगा यहाँ पे। चौथा जो पॉइंट है, यानी दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स। अब चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। बोर ने क्या बताया?
एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स, सम मल्टीपल, लाइक जैसे एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। मोमेंटम दो टाइप से होता है, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और अगर रेडियस से और मल्टीप्लाई कर दे तो इट विल बिकम एंगुलर मोमेंटम। दिस इज द फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज NH/2π। ये NH/2π के बराबर होता है। अभी क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? यानी इट विल बी एंगुलर मोमेंटम इज या विल बी सम मल्टीपल ऑफ H/2π। यानी जो mvr है ना एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? उसकी वैल्यू हो सकती है H/2π, ये हो सकती है, यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है। यहाँ पे n = 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू जो है वो क्या होगी? एक नेचुरल नंबर होगी 1 2 3 4। इट विल नॉट बी फ्रैक्शनल। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? ये फ्रैक्शनल नहीं होगी, यानी mvr की वैल्यू क्या होगी? H/2π हो सकती है, या फिर mvr = क्या हो सकती है? 2H/2π, दैट इज H/π। और क्या हो सकती है? mvr की वैल्यू 3H/2π हो सकती है, 4H/2π हो सकती है, 5H/2π हो सकती है। यानी n की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, दीज आर परमिशिबल। लेकिन फ्रैक्शनल नंबर या पॉइंट्स में, डेसिमल में यहाँ पे नंबर नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, यानी mvr की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज NH/2π के बराबर होती है। तो दिस इज स्टूडेंट्स आर फोर्थ पॉइंट कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अभी चौथे पॉइंट के बाद आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इज, मान लीजिए यहां पे न्यूक्लियस है और यहां इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रहे बोर्स मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पे काम करता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन हाँ हो सकता है कि जैसे एनर्जी लेवल है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं भी लाई कर सकता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे कहीं भी जा सकता है एनर्जी गेन लूज करके। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए इट्स एट सेकंड लेवल, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सेकंड लेवल पे है। तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, इन सब को कैलकुलेट किया बोर ने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि कोई इलेक्ट्रॉन किस सेल में किस ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट में उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है, क्या रेडियस है और क्या वेलोसिटी है। तो देखिए अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है -13.6, या मैं अगर आपको बताऊं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁻18/n² और Z², ये होता है जूल पर एटम। अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -13.6 n² इंटू में Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी मैंने अब की बार जूल को किस में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दिया। मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो अगर मैं जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने अगर इसको डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, ये फार्मूला आएगा। ये एनर्जी की वैल्यू है। इस फॉर्मूले की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि हाइड्रोजन एटम के केस में और इलेक्ट्रॉन इज लाइंग एट सेकंड लेवल, तो उसकी एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे -13.6 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर 2 4 और z इज एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के केस में 1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे और आपका आ जाएगा -13.6/4। और अगर हीलियम होता तो यहाँ पे हम 2 4
फिर 4 से 4 कैंसिल, फिर -13.6 आ जाता। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक के लिए एनर्जी। ये फार्मूला कहाँ से आया इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ फार्मूले बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ और ध्यान रखने की है, अगर n², ध्यान दीजिए, n² अगर मान लीजिए यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, कुछ एनर्जी है, यहाँ एनर्जी, आगे एनर्जी। अब ये देखना कि एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, बहुत कम है। अब बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब मुझे आप ये बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लीजिए सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे एनर्जी कम, यहाँ ज़्यादा 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 ज़्यादा, और इन्फिनिटी के ऊपर आके एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इन्फिनिटी पे जाके एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक चीज़ और, जेड की वैल्यू अगर बढ़ी, ध्यान देना, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ा तो एटॉमिक नंबर का मतलब यहाँ प्रोटॉन बढ़े, चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोज, इलेक्ट्रॉन क्लोज आएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, कम। और समझ गए तुम? चलिए नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। ये क्या था, हमारा एनर्जी निकालने का फार्मूला था। अभी आई एम टेलिंग यू अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। अगर आपको रेडियस निकालना पड़ जाए, जैसे आपको कहा भाई यहाँ से और सेकंड में है, ये रेडियस बताइए कितना है, तो Rn विल बी इक्वल टू 0.53 n² अपॉन जेड। और ये क्या क्या आएगा, एंगस्ट्रोम में आएगा, या इसको कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Rn इज इक्वल टू 52.9, 52 है ये, 52.9 अपॉन में जेड और इंटू में n²। और ये किस में आ जाएगा, पिकोमीटर में आएगा। तो कोई भी आप ले सकते हो, सिर्फ यूनिट का चेंज है। एक एंगस्ट्रोम क्या होता है, 10 की पावर 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एक पिकोमीटर क्या होता है, एक पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो सिर्फ यही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर जेड बढ़ा, क्या बढ़ा, जेड एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ा तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स विल कम क्लोज, और रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इन्वर्सली है ये बढ़ा ये घटा, यानी कोई भी नीचे आता है तो वो उल्टा होता है, इन्वर्सली होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब n का मतलब क्या है, यहाँ से दूरी 1 2 3, n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ कोर्स बढ़ेगा, तो यहाँ पे n²। तो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला था। इसको भी हम ड्राइव करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया। अभी नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट फार्मूला था, मतलब अगर आप इसको 5th पॉइंट बोल सकते हो बोर का, ये 6th 7th पॉइंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन में n। एम आई राइट, जेड अपॉन n। और किस में आएगा ये आएगा मीटर पर सेकंड। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि n ऊपर आएगा या नीचे आएगा, या z ऊपर आएगा नीचे आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मुझे आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, या यहाँ है तो ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यानी इस न्यूक्लियर चार्ज के इन्फ्लुएंस से घूम रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा फील करेगा इलेक्ट्रॉन, उतनी ही ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। तो ये वाला ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, ये वाला ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। अब देखिए यहाँ न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जेड, यहाँ पे जेड की वैल्यू ज़्यादा है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है, इसमें प्रोटॉन और ज़्यादा है। तो यहाँ पे मोर द प्रोटॉन, यानी जेड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जेड ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा, इसका मतलब जेड ऊपर आएगा।
और n इनवर्सली है, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू बढ़ी तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। अब देखिए n की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, n की 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू बढ़ी, यानी यहाँ पे पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इस प्रकार से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि z ऊपर आएगा या n नीचे आएगा। तो एक चीज़ और देखिए, vn जो होता है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2.18 सॉरी 10⁸8 और n और z, ये सिंपल मैथमेटिकल खेल है और कुछ भी नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। कई बार ये वाला भी दे रखा होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है 8 और 6 के खेल में। तो ये कोई भी एक आप याद रखें, उसको फिर यूनिट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब क्या था, ये सब था हमारे पास बोह्रज मॉडल ऑफ एटम। और अभी हम बारी बारी से एक एक को करके कैलकुलेट करते हैं कि रेडियस कैसे आया, वेलोसिटी कैसे आई। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक, यानी किसी हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, किसी सेल में किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या वेलोसिटी होगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको देखना है अगला टॉपिक। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ देखिए आप, ये आपका न्यूक्लियस है एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो टाइप के फोर्स हैं। फर्स्ट यहाँ प्लस और माइनस के बीच में कूलम्बिक फोर्स, और दूसरा यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो देर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और वो कौन से फोर्स हैं? फर्स्ट इज कूलम्बिक फोर्स, और दूसरा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी कूलम्बिक फोर्स क्या होगा, 12th में पढ़ेंगे आप कूलम्ब्स लॉ। उसमें क्या होता है, जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मासिस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मास नहीं, एक्चुअली कूलम्ब ने कहा कि अगर दो चार्ज हैं आपके पास, प्लस या माइनस या सेम चार्ज होंगे, तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा दैट इज फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 और Q2 है, ये Q1 Q2 है, और अपॉन में R स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो यहाँ K लगेगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ था बेसिकली। तो यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स क्या है, तो यहाँ इसके ऊपर मान लीजिए आपका E, और Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो एक ही हो जाएगा, हीलियम की बात करें तो 2E, लिथियम की बात करेंगे तो आगे। तो यहाँ पे ZE कर लेता हूँ मैं, Z का मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होते हैं, तो ZE चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, E के बराबर। तो यहाँ पे जो कूलम्बिक फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर और K। दिस इज कूलम्बिक फोर्स। मैं फिर बता देता हूँ, कूलम्बिक फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक चार्ज ये है, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा दैट इज इक्वल टू K इंटू ZE इंटू E। ZE चार्ज ऑन न्यूक्लियस, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ चार्ज, ये रेडियस। तो ये फार्मूला बनेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन R, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। फार्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन R इज रेडियस। तो क्या हुआ हमारे पास, k ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से R से मैं R को कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास बचा k ZE स्क्वायर अपॉन में R विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर। वट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा एक फार्मूला और होता है, अभी अभी हमने पढ़ा बोर्ज मॉडल में, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr बराबर nh अपॉन 2π। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं r को निकालूँ तो r विल बी इक्वल टू nh अपॉन mv इंटू 2π। इस r की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। चलिए r की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो इट विल बिकम k ZE स्क्वायर अपॉन, अगर r को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये नीचे रहेगा NH, और ऊपर चला जाएगा आपका 2π mv
और बराबर क्या होगा आपका एम वी स्क्वेयर। यहाँ से एम से क्या काट दिया मैंने, एम, वी से क्या काट दिया, वी है। सो मेरे पास क्या बचा, v इज इक्वल टू, यहाँ से v बचा तो v बराबर के जेड ई स्क्वेयर इंटू 2 पाई और अपोन में एन एच। देखना एक बार कुछ रह तो नहीं गया, के जेड ई स्क्वेयर 2 पाई एन एच। यस, ये फार्मूला हो गया। अब ये हो गया वेलोसिटी निकालने का फार्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू होती है, के होता है यहाँ पे जो के होता है, इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 9 इंटू 10⁹9 ये वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं, के की वैल्यू हम करते हैं 9 इंटू 10⁹9, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पाई की वैल्यू 3.14, एन की वैल्यू आपको निकालनी है जो भी है, एन का मतलब किस सेल में है, एक सेल में है तो एक, दूसरी में है तो 2, एन को हम एन रख लेते हैं। और एच की वैल्यू क्या होती है आपके पास 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इन सब वैल्यूज़ को आप अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी Vn इज इक्वल टू, क्या आएगा, Vn इज इक्वल टू वट, Vn की अभी बताई थी मैंने आपको 2.18 इंटू 10⁻6 अपोन में, यहाँ n एज इट इज रखा है मैंने तो n, और z को भी एज इट इज रख लिया मान लिया तो z, और मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आपकी आएगी। तो इस मतलब दिस इज द बेसिक फंडा टू कैलकुलेट वेलोसिटी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछते नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी यू मस्ट नो अबाउट द फैक्ट। अभी नेक्स्ट हम करते हैं हाउ टू कैलकुलेट रेडियस। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हाउ टू कैलकुलेट रेडियस। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। रेडियस को अब कैलकुलेट करना है। अब रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए फंडा यही रहेगा, कूलम्बिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ये वाला मैंने बराबर रख दिया, ये वाला मैंने बराबर रख दिया, तो मेरे पास यहाँ पहुँच गया मैं, यानी यहाँ तक आपको एज इट इज पहुँचना है। चेंज क्या करना है, इस फॉर्मूले में से आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू पुट करनी है। ध्यान रहे, r की वैल्यू पुट करेंगे तो r खत्म, v बचेगा, v की पुट करेंगे तो r निकलेगा। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं, बेसिकली किसकी वैल्यू निकालता हूं मैं, v की, तो v बराबर क्या हुआ मेरे पास, v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mr, NH अपॉन 2 पाई, और इसको मैं नीचे लेके गया तो 2 पाई mr, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। इस v की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अब की बार, इस पे अभी वैल्यू पुट करूँगा, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ यहाँ से। चलिए पुट करते हैं, तो इट विल बी के जेड ई स्क्वेयर अपॉन r बराबर m इंटू में v की वैल्यू को पुट किया मैंने n स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर और r स्क्वेयर, ये वैल्यू हुई। यहाँ से हम r से क्या काट देंगे, एक r कैंसिल, और क्या कैंसिल हो सकता है आपके हिसाब से, m से क्या कट गया, m कटा, r को मैं इधर ले आता हूँ, बाकी को उधर, तो r एक ही r बचा मेरे पास, तो इस r को मैं निकालता हूँ, तो r विल बी इक्वल टू ये उधर n स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, 4 पाई स्क्वेयर, और नीचे क्या बचा हुआ है m, और ये वाला सब नीचे जाएगा k जेड ई स्क्वेयर। तो ये हो गया हमारा r निकालने का फार्मूला। सब वैल्यूज पुट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m की वैल्यू, यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखनी है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, बाकी सब एज यूजुअल वैल्यू लिखी हुई है। r की वैल्यू पुट करना, कैलकुलेट करना कैलकुलेटर की हेल्प से, और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर के बराबर आएगी। एक्चुअल में डायरेक्ट नहीं आएगी, ये इंटू में 10⁻⁻12 मीटर आएगी। और नीचे क्या बचेगा, यहाँ से z बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा n स्क्वेयर। ये n स्क्वेयर को मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ, तो ये मीटर में आएगा, तो 10⁻⁻12 है वो पिकोमीटर होता है, तो Rn जो है आपका आएगा 52.9 पिकोमीटर, और अपोन में ये n स्क्वेयर अपॉन जेड, ये वाला फार्मूला आएगा।
तो ये था आपका रेडियस निकालने का फार्मूला, बहुत ही सिंपल सा है। दोनों फोर्सेज को इक्वल करना है, ये बना। यहाँ से आप अगर ए को खत्म करेंगे, आर की वैल्यू पुट करोगे तो वी निकलेगा, वी की पुट करेंगे तो आर निकलेगा, कुछ भी फंडा नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करें, ये बेसिकली हम स्टडी करेंगे। अभी देखिए, यहाँ न्यूक्लियस है आपके पास और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी निकालनी है। तो जो टोटल एनर्जी है ना, ET मीन्स E टोटल, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो काइनेटिक है और इसकी एक प्रॉपर पोजीशन है, प्रॉपर पोजीशन पे फिक्स कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो दोनों का जो सम है दैट विल बी द टोटल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालें, देखिए यहाँ सेपरेट कर लेते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ mv²। और आपको अभी भी मैंने बताया कि दो प्रकार के फोर्स यहाँ पे बैलेंस करते हैं, और कौन से फोर्स हैं वो, एक तो होता है आपका kZe²/r², दिस इज कूलम्बिक फोर्स, एंड दूसरा क्या था, दूसरा था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया तो मेरे पास बचा kZe²/r एंड mv², यानी mv² की वैल्यू मेरे पास बेसिकली यहाँ से आ गई। तो मैं काइनेटिक एनर्जी अगर लिखता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक को E के अगर लिख लूँ तो इट विल बी बेटर, E के। तो E के यानी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या है, हाफ, और mv² की वैल्यू मेरे पास क्या है, kZe²/r, kZe²/r। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। एक तो मेरे पास ये आ गई। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करें, मैं इसको आप दोबारा से देख सकते हो इसको, आई एम रिमूविंग इट, यस। पोटेंशियल एनर्जी EP, पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन इट, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और यहाँ मान लीजिए स्मॉल डिस्टेंस के लिए अगर बात करें तो dr, तो यहाँ पे EP क्या है, EP मान लीजिए स्मॉल DEP, स्मॉल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो स्मॉल पोटेंशियल के केस में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, Ze², kZe²/r², जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्बिक अट्रैक्शन। और यहाँ पे dr यानी स्मॉल, यहाँ पे ये स्मॉल फोर्स है और dr मान लीजिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये उसी टाइप से होता है ना, जैसे मान लिया आपका क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी mgh होता है। mg का मतलब होता है फोर्स, और यहाँ ये फोर्स है और यहाँ पे क्या है आपका हाइट। ये ग्रेविटेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं फोर्स लग रहा है और उसको किसी डिस्प्लेसमेंट वगैरह से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इट विल बी लाइक एनर्जी या वर्क डन। तो वर्क और एनर्जी आर बोथ सेम। सो kZe²/r² dr। तो यहाँ पे मैं इसको अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो इट विल बिकम EP, और यहाँ से kZe² मैंने बाहर ले लिया और 1/1/r² और dr, ये आपके पास बचा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो देखिए 1/r² क्या लिख सकता हूँ मैं, r-2 लिख सकता हूँ dr, और इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या करूँगा मैं, एक जोड़ूंगा इसमें और जो बचा वो नीचे, यानी इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है। तो क्या बनेगा ये r-1/1 एंड इट विल बिकम -1/r। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, kZe² और r और माइनस में, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास काइनेटिक क्या आई, ET टोटल एनर्जी, काइनेटिक है मेरे पास ये वाली kZe²/2r, और पोटेंशियल क्या है मेरे पास, पोटेंशियल है मेरे पास -kZe²/r। ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल है। अभी मैं अगर एलसीएम लेता हूँ इसका तो मेरे पास 2r एलसीएम आ गया, तो क्या बचा यहाँ से kZe²-2kZe², और यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसको तो आई विल गेट kZe²/2r, दिस इज ET। तो यहाँ से एक बात देखने की है कि ये वाला जो है ना, ये वाली चीज़ कुछ इस जैसी नहीं है क्या, काइनेटिक एनर्जी जैसी, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो इसका मतलब ET जो है ना दैट इज इक्वल टू -EK, यानी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से हमें सिर्फ किसका फर्क है, माइनस का फर्क है। और अगर मैं ET की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से, एक तो रिलेशन कई बार काम आ जाती है
कि आपको टोटल एनर्जी दे दी काइनेटिक बताओ, तो जस्ट यू हैव टू पुट माइनस साइन। दूसरा, अगर ई टी की वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो इट विल ए ई के प्लस ई पी टोटल हो गया माइनस ई के। यहाँ ई के को अगर इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 ई के प्लस ई पी, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल और इक्वल टू 0। ये रिलेशन भी कई बार आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो मेरे पास ये टोटल एनर्जी आ गई स्टूडेंट्स, दिस इज टोटल एनर्जी। मैं फिर लिखता हूँ, ई टी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r। अभी यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पीछे निकाली थी, प्रीवियस जो हमारा था डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन था वो एक बार फिर लिखना पड़ेगा आपको। क्या डेरिवेशन था वो निकालने का, तो बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया था आपको। क्या था, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर बराबर एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। यहाँ आर से आर कट गया था तो क्या था, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर बराबर एम वी स्क्वेयर, और यहाँ से एम वी आर बराबर क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। अभी यहाँ से मैं वी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पे वी की वैल्यू अगर पुट करूँगा तो ये होगा एन एच अपॉन एम आर 2 पाई, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, आर आएगा। और उस आर की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये आप खुद करके देखना ट्राई, यहाँ से आर निकालना पहले वाले वीडियो में या मतलब पहले वाले लेक्चर में भी, या जो डेरिवेशन था उसमें भी किया था। आर की वैल्यू को हमने पुट किया यहाँ पे, और पुट करते ही आपकी क्या आ जाएगी, ई टी आ जाएगी। और उसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आपकी ई टी आएगी ना, टोटल एनर्जी, वो किसके बराबर आएगी, -13.6 अपॉन एन स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। तो ये स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है बिल्कुल छोटा सा एनर्जी निकालने का। तो इसकी हेल्प से वी कैन कैलकुलेट एनर्जी डेरिवेशन से। तो ये था हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम।